मैं बात करता हूं बिगिनर्स के लिए। अगर आप एकदम नए हैं तो आप कैसे यूपीएससी को पकड़ेंगे और न्यूज़पेपर को आप अपने प्री का बेस कैसे बनाएंगे, चलो वो देख लेते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? मैं एक काम करता हूं, हिंदी वाला कौन है? लाए हो न्यूज़पेपर? कौन कौन लाया है? 2-3 लोगों का ग्रुप बना लो और एक कोई भी एडिटोरियल या कोई भी न्यूज़ ला, मुझे न्यूज़ दो, बता देता हूं। पहला एक काम करो, इसमें जो मैंने तरीका बताया उसमें मार्क कर लो कौन सा तुम्हारा पढ़ने लायक है। अब आप लोगों ने क्या किया होगा, जैसे मैं कई बच्चों के नोट्स देखे, अब लंबा चौड़ा पहली बात तो कई लोगों ने टिक विक नहीं किया होगा, पूरा पेपर पढ़ना शुरू कर देते, सबसे गलत है। अगर आप सबसे पहले जो तैयारी होती है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात आती है, सबसे पहले अपनी बेसिक तैयारी होती है। यूपीएससी अपना जब तक प्री नहीं क्वालिफाई करोगे मेंस कहां तक जाओगे यार, ठीक है। तो सबसे पहले प्री का कॉन्सेप्ट देखो, अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो प्री में क्वेश्चन कैसे आते हैं। हाल ही में ये शब्द बहुत चर्चा में रहा, ऐसा बोलते और आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, कब रहा, ठीक है। हाल ही में ये शब्द बहुत चर्चा में रहा, इसका क्या तात्पर्य है, ठीक है। उसके पीछे ना वो आंकड़ा पूछता है ना कुछ, वो बेसिकली पूछता है कि इसका मतलब क्या रहा। हाल ही में ये अभी आपने देखा कि इस साल जो है मास स्ट्रिंग, ये शब्द बहुत चर्चा में रहे। मास और स्ट्रिंग का संबंध किससे है? भौतिक विज्ञान से, खगोल विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, या जो है वो खनिज विज्ञान से। बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन। और एक्चुअली में एग्जाम है भी बेसिक लोगों के लिए। वो जो बहुत एडवांस हो जाते हैं ना, जो अपने आप को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, एक्चुअली में एग्जाम उनके लिए है भी नहीं। ये बहुत बेसिक लोगों का एग्जाम है। बेसिक लोगों का मतलब आपको सिंपली वो जब ये कहता है, मैं प्रूव करने की कोशिश क्या कर रहा हूं, जब भी कोई मकान बनता है, ठीक है, आपने देखो बड़ी ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए, ये आप चौथे मंजिल पे बैठे हुए सब कुछ है, ये ब्रिक बाय ब्रिक बना होगा, ब्रिक बाय ब्रिक बना होगा। समटाइम्स वी कॉल्ड कि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है यूपीएससी उसका बहुत आसान है। किसी पूछो ये कॉन्सेप्ट मिलता कहां भैया, होता क्या है कॉन्सेप्ट, दिखता कैसा है, दिखता क्या है, ठीक है। अब मैं यही आपसे बात करने जा रहा हूं। अगर आप सभी बिगिनर्स हैं, मैं सबसे डील कर रहा हूं जो बिगिनर्स है। बिगिनर्स दो मतलब है, एक तो यह है कि आप अगर पुरानी परिपाटी पर सफल हो पाते तो यहां आप नहीं बैठे होते। तो मैं आज से मान रहा हूं एवरीबडी इज बिगिनर, ठीक है। जिनको पहले से थे भी वो अपनी आदतें छोड़कर एक नई चीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं कर पा रहे थे तो यहां आने की उनको आवश्यकता नहीं थी। और जो बिगिनिंग कर रहे हैं वो तो खैर जीरो, वो तो खैर सबसे अच्छे हैं, ठीक है, वो एक नया बिल्डअप कर सकते हैं। जब भी कोई कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट हमेशा जो है वो अपने एक छोटे छोटे फ्रैक्शन से मिलकर बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट का एक बेस तैयार होता है, ठीक है। यूपीएससी 3 तरह के एग्जाम लेता है, 3 स्टेज में, प्री, मेंस और इंटरव्यू। जरा ध्यान से सोच के देखना तीनों का नेचर कैसा होता है अलग। प्री क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। प्री में सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों एक साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। सिलेक्शन और रिजेक्शन, कई बार ऐसा होता है कि उसमें जो है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें आपको ये पता हो कि 3 यार हो ही नहीं सकते, तो चौथा बच गया, वो मेरा क्या है, आंसर है। तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बेस में वो तुम्हें बता देता है कि ये 4 जो है उसमें से एक सत्य है, एक सही आंसर है, आपको इसमें से एक चुनना पड़ेगा। जब आप ये क्वालिफाई कर ले जाते हो तो आप मेंस में पहुंचते हो। अचानक से आपका एग्जाम क्या हो जाता है, बदल जाता है, और अचानक से आपसे कहता है कि सेम वही चीज आप उसको एलेबोरेट करके लिख सकते हो या नहीं लिख सकते अपनी भाषा में, जो भी आपने जो है लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है। इसके बाद भी पेट नहीं भरता है। जब उसने नेशनल इंटरनेशनल एथिक्स वेथिक्स सब पूछ लिया, पेट नहीं भर रहा उसका, फिर बुलाता है और जरा हम लोग आमने सामने बैठकर बात करते, बोले लिख तो लेते हो, बोल लेते हो कि नहीं बोल लेते हो, होता है कि नहीं। अच्छा, तीनों का एग्जाम का नेचर क्या है, बिल्कुल अलग है। अब जरा समझो कि इस नेचर के पीछे क्या लॉजिक उसने लगाया होगा, ठीक है। पहली चीज होती है, जैसे सपोज दैट जो मीन्स होता है, कहा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, ठीक है, वही आपकी सिलेक्शन का बेस बनता है। आपसे बात की जा रही है कि भारत और अमेरिका की विदेश नीति के संबंध में आप टिप्पणी करें, ठीक है, आप इसके बारे में लिखिए। या चीन का पाकिस्तान के प्रति बढ़ता हुआ रुझान दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित कर सकता है। कुछ ऊपर ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है, ऊपर ऊपर बात आ रही होगी, लेकिन इस बात को कहने से पहले आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए ना। सवाल है कि चीन की स्थिति क्या है कहां ये चीन, ठीक है। दूसरा हमें लॉजिक क्या देना पड़ेगा, इसके बाद ये होना चाहिए कि भाई दक्षिण एशिया कहते किसको है यार, बट इवन साउथ एशिया किसको रखेंगे। कितने लोग जानते हैं साउथ एशिया का मतलब क्या हुआ, कई लोगों से पूछ लें। मैंने भी असाइनमेंट डाला तो उसमें पूछा था मध्य एशिया के देश किसे कहते हैं, बट इन भाई मिडिल, सुना होगा ना कि मध्य एशिया में राजनीतिक हलचल लगातार बनी हुई है, पॉलिटिकल जो है वो टर्बुलेंस बना हुआ है। आखिर ये सवाल ये है कि मध्य एशिया किसे कहते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, मैं तुमसे ये प्रश्न पूछता हूं कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन कैसे प्रभावित होगा, तुम इस बात का जवाब कौन स्टूडेंट दे सकेगा सही मामले में।
एक होता है बहस लेना कि झांसी की रानी वहां गई थी और वहां पर उनके एविडेंस पाए गए। भारत अभी मणिकर्णिका रिलीज हो रही है, झांसी की रानी देश है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, ये तो अलग बात होगी। अगर इसका सही जवाब दोगे तो आपको यह बताना पड़ेगा कि दक्षिण एशिया की स्थिति क्या है, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शक्ति संतुलन का आधार है, कैसे असंतुलन क्रिएट होगा और असंतुलन क्रिएट होने की वजह से इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं। मेंस का आंसर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, हम सभी चाहते हैं कि मैं अच्छा उत्तर लिखे, 1750 नंबर हमारे हो जाए, क्योंकि प्री के मार्क्स जोड़े नहीं जाते, वो क्वालिफाइंग एग्जाम है। पर सवाल है कि इस बात को कहने के लिए मेरे पास बेसिक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पहले मुझे तो पता होना चाहिए साउथ एशिया कहते किसको है, विच कंट्रीज जो है वो साउथ एशिया में आती है। मैं बार बार शक्ति मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। अभी आप लोगों को हंसी मजाक लग रहा होगा, ऐसे आंसर लिखे जाते हैं। मैं बच्चों की कॉपियां चेक करता हूं, मुझे पता है कि बिगड़ गया तो बहुत बुरा होगा, भारत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, इसके लिए भारत को आगे आना चाहिए। और उसको लगता है बहुत अच्छा लिखे, बहुत अच्छा लिखे। आंख से आंसू ना निकल आए तो कह देना, बट इसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर अबाउट द हाउ मेनी कंट्रीज कम्स अंडर द साउथ एशिया। शक्ति संतुलन किसे कहते हैं? अगर यहां पर बात हुई, पहला सवाल यह कि दक्षिण एशिया की स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है दक्षिण एशिया की? सोचा? शक्ति संतुलन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पावर बैलेंस? चीन की स्थिति क्या है? पाकिस्तान की स्थिति क्या है? भारत के लिए कंसर्न क्वेश्चन इसलिए पूछा गया ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिसमें भारत और भारत के हित इन्वॉल्व हो। तो भारत को क्या मतलब है, तुम किसी से कोई मिले, ठीक है, पाकिस्तान चीन से मिले, गले मिले, हमें से क्या लेना करना है? पर लेना देना है। जब आप मैप उठाओगे तब आप पता करोगे तो पता चलेगा कि इन दोनों देशों के साथ हम बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर करते हैं और इन दोनों के साथ हम वॉर झेल चुके हैं और हमारा बहुत बड़ा हिस्सा पीओके के रूप में और अक्साई चीन के रूप में इनके पास रखा हुआ है, जो कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मुझे इतनी बड़ी बात कहने के लिए मेरे पास बेसिक्स होने चाहिए। अगर ये बेसिक्स नहीं होंगे तो मैं आर्गुमेंट नहीं दे पाऊंगा, और अगर मैं आर्गुमेंट नहीं दे पाऊंगा, तर्क नहीं दे पाऊंगा, मुझे कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। यूपीएससी बहसने वालों के लिए मार्क्स नहीं रखता है कि शूरवीरों का देश रहा है, जननी रही है, खून से नहा देंगे, ये सब उसके लिए किसी काम का नहीं है। प्लीज पुट योर ओन आर्गुमेंट्स, और ऐसे आंसर लिखे जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता बेसिक्स क्या होता है। सो मैं जिन लोगों से बात करूंगा उनसे मैं पहले स्थापित करने की कोशिश करूंगा, दे मस्ट हैव द एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस। एटलीस्ट अगर जवाब नहीं पता है तो एक डायरी और एक पेन, अगर ये मेरे कहने पर रख सकते हो तो। मैं आज भी रखता हूं, ठीक है, मैं आज भी रखता हूं। अब मैं डिजिटल यूज करता हूं, लेकिन ये हमेशा मेरे हाथ में रहता है, ठीक है। अब मैं आईपैड पे लिखता रहता हूं तो मैं उसके लिए भी रहता हूं, मैं हमेशा उसको इनपुट लेता रहता हूं। और अगर आप ये क्वेश्चन पूछना सीख गए, मैं आपसे कह रहा हूं न्यूज़पेपर आपकी सक्सेस का आधार बन जाएगा। और कैसे, आप देखते हैं। आप लोगों ने इसको देखा, अब मुझे ये पढ़ना है। मैंने देखा मेरा स्टूडेंट जो है वो लंबे लंबे नोट्स बनाता है, बड़ा टाइम लेता है। अब मैं यहां पर हूं, रक्षा मंत्री ने खारिज किए राफेल पर राहुल के दावे, ठीक है, पूरा बहुत बात हो गई। पढ़ना शुरू किया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर राफेल मामले में कांग्रेस मजा आ रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार है, आरोप है, झूठा अक्षर है, ये फलाना ठिकाना, पूरा पढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आस्क इसमें कर सकते हो। आगे बढ़ते गए और यहां पर जो है एक छोटा सा जो है सेगमेंट दिया हुआ था, और वो छोटा सेगमेंट दिया हुआ था कि जो डील हुई है वो डिफेंस डील के आधार पर हुई है, ठीक है। रक्षा मंत्री ने क्या कहा, राहुल ने क्या कहा, फलाना ने क्या कहा, इसने क्या कहा, इट डजंट मैटर। बोला था कि ये जो सारा डील हुई है वो उन्होंने डिफेंस डील के आधार पर हुई है। मेरा बस एक ही लाइन मेरा इसमें क्वेश्चन है, डिफेंस डील से क्या तात्पर्य है? अगर यूपीएससी प्री करना चाहते हो तो बता रहा हूं क्या तात्पर्य है। व्हाट इज डिफेंस डील? बस इस पूरी खबर में मेरा इतना ही निकला। बाकी किसने क्या कहा, यूपीएससी कभी भी संविधान के दायरे के बाहर बात नहीं कर सकती। उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। द ओनली क्वेश्चन वो ये भी नहीं पूछे कि कौन से जहाज पे बात हो रही थी, राफेल पे, मिग पे, सुखोई पे, ये नहीं यूपीएससी बात करेगा। अगर नहीं है तो प्लीज पेपर पढ़ लेना कि किस जहाज पे जो है दोनों लोग सदन में लड़ रहे थे, ये कभी उसका क्वेश्चन नहीं होगा। द क्वेश्चन इज बिकॉज दिस इज अ पॉलिसी। संविधान में और या किसी भी शासन तंत्र को चलाने के लिए हमें पॉलिसीज की जरूरत पड़ती है। पूरी कहानी में एक बात यहां पर रखा गया है, वो ये कि ये पूरा जो सरकार ने कहा कि जो पूरी निविदा हुई है, जो पूरा प्रोसेस हुआ है, वो डिफेंस डील के अंतर्गत हुई है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेंस डील? पहला, क्या होता है? दूसरा, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? सिंपली इसकी प्रक्रिया
क्या होती है? कौन एग्जीक्यूट करता है? इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ओनली, और इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द कैबिनेट, और इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, कौन करता है इसको? जो है वो कौन करता है? या तो प्रधानमंत्री कर रहा हो, या कैबिनेट कर रही हो, या इसको जो है संसद कर रही हो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैबिनेट? लास्ट ईयर का क्वेश्चन है कि नहीं है? प्री का क्वेश्चन है कि नहीं है? सो इसको उधेड़ना शुरू कर दे। प्री का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का कि निम्नलिखित में से कैबिनेट के क्या अधिकार होते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैबिनेट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट? 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, संसद के अंतर्गत कौन कौन निहित होता है? जाओ घर जाके देखो, 2013 आईएएस प्री का क्वेश्चन है। संसद का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट? लिखा है ना, संसद में बहस हुई, संसद में बहस हुई। तुम इतनी कहानी पढ़ते चले जा रहे हो, सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये टीवी पे देखा, आप तो सोशल मीडिया पे सब कुछ आ जाता। संसद में बहस हुई, संसद में बहस हुई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट? पढ़ा ना, संसद में बहस हुई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संसद? चुप रहो। हाँ, टोटली गलत। संसद किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट? 2013 इसका प्री है को क्वेश्चन है। बिल्कुल गलत। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों को, ये आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन ही था राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बिना संसद नहीं कही जा सकती। अब सोचिए, ये शब्द आप लोगों में से कितने लोग, कोई इस क्लास में कोई है यहां बैठा हुआ जो ये कह दे कि सर मैंने संसद शब्द नहीं सुना था? कोई है आज की डेट में? कोई बता जो सोशल मीडिया के जो अगर कह रहा तो वो झूठ बोल रहा है कि सर मैंने संसद वर्ड इससे पहले आज तक सुना ही नहीं सुना। तो भैया निकल जाओ रोहिंग्या के साथ पीछे पीछे म्यांमार। ठीक है, निकल जाओ वहां पे। आप यार भारत के नागरिक हो, ये सब चीजें हमें बहुत छोटे छोटे क्लासेस में बता दी गई हैं। ठीक है, तुम ये थोड़े ना कि सर नहीं अभी मैं तो इधर मंगल से आया था सर, तो भारत पहली बार, गोला पे पहली बार घूमने आया, आप ही मिल गए सबसे पहले। ठीक है, गोला पे आते ही आप ही दिखाई पड़े। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये आपको छोटी छोटी क्लास पास होकर आए हो यार तुम लोग, या कोई और है भारतीय एजुकेशन सिस्टम में कोई तंत्र? अंडर ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट हो गए, यही मान के चल रहा हूं ना। यही तो अर्हता होती है, एलिजिबिलिटी होती है। तो ठीक है, तो आपको समझ में आया? सो आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने। ठीक है, दिस इज नोन एज ट्रिपल बी, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तुम लोग भवन निर्माण करना चाहते हो, डिजाइन बहुत अच्छी है, ईंटा गारा तुम्हारा कुछ पता ही नहीं, तो फिर हवाई किले बनते हैं लास्ट में। यार भाई आईएएस बन जाएगा तो क्या करेगा? ठीक है, वो नहीं होगा। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाने। तो क्या होता है, जो भी शब्द आपके पढ़ रहे हो वो शब्द जो है वो निकल के जाने नहीं चाहिए। अगर तुम प्री वाकई में पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना चाह रहे हो तो मतलब पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा, लेकिन वो शब्द निकलना चाहिए। अब भाई संसद में बहस हुई, तुरंत रुको और पूछो संसद क्या है? आता है गुड, नहीं आता तो अगर नहीं आता तो आज के दिन में तो इतना इजी हो गया यार। हम लोग के टाइम में तो बहुत मुश्किलें हुआ करती थी। आज हम अपना जो स्मार्टफोन है मुंह अपना जो थोबड़ा ले आके कह दो संसद, वो गूगल असिस्टेंट जो है खोज के निकाल देगा। ठीक है, नहीं इंग्लिश आती कि भाई पहले कहता था इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, तो अब तो कहता है लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, मुंह करो बोलो संसद, तुरंत खटाखट खटाखट 4 साइटें खुली, बोले जितना मन कर उतना पढ़ लो। तो ध्यान रखो व्हाट्सएप के बाहर भी दुनिया है। ठीक है, इगोला पे बहुत जीवन है। ठीक है, क्लियर है? दूसरा डिफेंस डील क्या होती है? अब आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे। अब इस काम में मुझे क्या होगा? बाकी मेरे लिए क्या है? बेकार है, क्योंकि मुझे इस पर ना तो बहुत ज्यादा फैक्ट, 2 साल बाद मुझे एग्जाम देना, पहले मैं अपना बेसिक्स तो क्लियर करूं। तो अभी से मैं वो आंकड़े जो है वो लिखकर 2-2 घंटा बैठ के कॉपी में, कितने लोग थे, कितना पैसा आया, कितने की डील हुई थी, कौन रद्द किया, कौन सी कंपनी इन्वॉल्व थी। 2 साल बाद पता नहीं ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट रहना, लेकिन जो तुम्हारी बेसिक चीजें हैं जिसपे तुम्हारा पूरा जो सिस्टम डिपेंड करता है वो तुम्हारे पास पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट पे पहुंचे। बोल रहे एमनेस्टी के मंच पर बोले नशीर, देश में धर्म के नाम पर बन रही नफरत की दीवार। नहीं समझ में आएगा तुम्हें। बहुत लोग इस पे आपने देखा मीडिया तिया पाचा कर रहा है, नसरुद्दीन फॉरनर हो गए, ये हो गए, वो हो गए, दुनिया भर की चल रही है। बस इस पूरी कहानी में उसमें क्या हो रहा है, लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, क्या क्या कह रहे हैं भारत के बारे में कर रहे हैं। अब मान लो तुम जो है यहीं पर फंसोगे। अब तुम मान लो राइट चॉइस के लोग हो, या अगर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि दक्षिणपंथी हो, कैसे बोल दिया देश के बारे में, हमारा बच्चे अब इनको बाहर निकाल दें, यही बोलोगे, खून बोलता भी होगा। तुम्हारे इस पूरी कहानी में तुम्हारे किसी भी चीज की कोई नहीं, बस एक शब्द तुम्हारे काम का है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, ये मानवाधिकारों की कौन सी संस्था होती है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या काम करता है? रेड क्रॉस पूछा जा चुका है, एमनेस्टी पूछा जा चुका है, सारा पूछा गया है कि फलाना जो ये शब्द चर्चा में रहा, ये संस्था किससे रिलेटेड है।
बोलो नहीं क्वेश्चन आया है? आया है? इस पूरी कहानी में सिर्फ तुम्हारे काम का एक शब्द है। उन्होंने बोला देश में ये नहीं करने लायक है, वो नहीं करने लायक है, ऐसा नहीं है। इसका ना तुम्हारी समझ में आना है और ना तुम इसको समझ पाओगे कि कौन क्या कह रहा है। एक ही चीज समझ में आएगी, एमनेस्टी क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर सकती है। इज अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इट्स एनजीओ, इट्स इंटरनेशनल एनजीओ, इसका हेडक्वार्टर कहां है, ये कैसे फंडिंग काम करता है, ये किसके लिए काम करता है और इसके मंच का क्या तात्पर्य हो सकता है, इसके समसामयिक। अब इसमें क्वेश्चन है कि भाई ये मानवाधिकारों के लिए काम करता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स? भाई तुम्हारे संविधान में जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। सो इफ देयर इज अ फंडामेंटल, हाउ ह्यूमन राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स? मानवाधिकार, ठीक है, भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों से कैसे अलग है या सेम है? आपने सुना होगा कि भाई एक सैनिक ने आतंकवादी को मार दिया तो मानवाधिकारवादियों ने उसका विरोध करना शुरू किया। मानवाधिकार कहां क्या होता है? इससे मतलब नहीं किसने किसको मारा और किसने क्या कहा, किसका हनन हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, ये तुम्हारी ना समझ में आना है और ना तुम अभी इसको समझ सकते हो, कोशिश मत करना इसमें, ठीक है? ये बहुत मुश्किल काम है। समझ में आ जाता तो देश के लोगों को, तो देश को यहां कहां लेकर चले जाते, ठीक है? आपको इतना समझ में, मानवाधिकार किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है? इसकी स्थापना कहां से हुई? मैग्ना कार्टा, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा? हिस्ट्री में पहुंच जाओगे, बहुत भाई, बहुत बड़ा वो एक सेगमेंट था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? तो मानवाधिकारों से आपका क्या तात्पर्य है? मानव अधिकार और मूलभूत अधिकारों में क्या अंतर है, राइट? यही क्वेश्चन है तुम्हारा। तो इस पूरी खबर में सिर्फ तुम्हारे पास कितना टाइम लगा? मुझे एक बार सरसरी निगाह निकाला और जो मेरे काम का था उसको निकालकर बाहर कर लिया। मुझे नहीं आता, नहीं आता। मैं अपने टीचर से बात करूंगा, मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा, मैं अपने गूगल असिस्टेंट से बात करूंगा, मैं इंटरनेट पे जाऊंगा, बट मुझे पता तो हो कि मुझे जानना क्या है। एक्चुअली में तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 99% बच्चे को यह पता ही नहीं कि उसको जानना क्या है। यू आर लिविंग इन अ इंफॉर्मेशन एज, कहते हैं ना कि आप जो है वो सूचना के युग में रह रहे हैं, बट यह इनफ एबेंडेंट इंफॉर्मेशन आपके पास है, बट उस इंफॉर्मेशन से नॉलेज कितनी लेनी है ये तुम्हें बताने वाला कोई नहीं। इंफॉर्मेशन है, चले जाओ फोटो कॉपी दुकान है, रात दिन काम करी, धड़ाधड़, कितना पढ़ोगे भाई? सो तुम्हें जानना क्या है ये यहां से पता चलेगा। अगले में पहुंचे, अरसे बाद महिला आरक्षण बिल पारित करने की मांग। अब इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनने जा रहा है, ठीक है? सबसे बड़ी बात इससे क्या हुआ, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने की बात होगी, ये होगा। तो महिला सशक्तिकरण शब्द क्या होता है? इसमें दिया हुआ है ना, वुमेन एम्पावरमेंट से क्या तात्पर्य है? महिला सशक्तिकरण, जब आप बिल देकर पास करोगे तो उसको अधिकार दे दोगे। इसमें लिखा महिलाओं को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, लिखा हुआ है। तो ये महिला अधिकार क्या होते हैं? वुमेन राइट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महिला अधिकार? क्योंकि 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि सैरोगेसी पे कानून बनाकर सैरोगेसी को रोक दिया गया है, तो महिला अधिकारों की सुरक्षा की बात हो रही है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुमेन्स राइट? वुमेन्स राइट क्या हुआ? सो व्हाट अबाउट पुरुष अधिकार? ऑब्वियसली, अरे तुम हंस रहे हो, यही फंसाएगा तुम्हें क्वेश्चन, ठीक है? यही तो क्वेश्चन, यही तो तुम्हें मेंस में लेकर आना है। डू यू नीड वुमेन एम्पावर्ड सोसाइटी और जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी? अरे आज मान लो महिला अधिकारों की बात कर रहे हो और कल जब पुरुष समाज दब जाएगा तो पुरुष सशक्तिकरण की बात करोगे, मेल एम्पावरमेंट, राइट और रॉन्ग? भाई आज तो चलो पैट्रियार्कियल है, हिस्टोरिकल रूप है, कल महिलाएं बहुत ताकतवर हो गई, संख्या उनकी बहुत बढ़ गई, तो फिर क्या होगा? अभी इधर से निकलना मुश्किल हो जाएगा शाम को 6 बजे पुरुषों का, ठीक है? माँ बाप बोलेंगे भाई मत जाया करो उधर, शाम को बदमाश लड़कियां खड़ी होती हैं, ऐसी बातें होंगी, बट दैट इज नॉट बैलेंस सोसाइटी। यू नीड टू क्रिएट जेंडर न्यूट्रल सोसाइटीज। Why we are talking about the based on the gender only? हम लिंग के आधार पर क्यों बात करें कि महिला और पुरुष? हम क्या बात करें? मानव के आधार पर बात करें। We need gender neutral society. We all are human beings. So you have to put this new things. ये पहली बात। तो अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे तो महिला सशक्तिकरण क्या होता है, महिला अधिकारों से क्या तात्पर्य है? तो अधिकारों में राजनीतिक अधिकार, इसी की बात हो रही है ना। बोले हम जो है वो राजनीतिक पावर देंगे, पॉलिटिकल। दूसरा सामाजिक अधिकार, आप कहीं भी देखोगे पिता की संपत्ति में किसका हिस्सा? पुत्र का, ठीक है? आर्थिक अधिकार, इकोनॉमिक, हो गया, निकाल लो इसमें। यही तुम्हारे पूरी 3-4 वर्ड तुम्हारे काम के हैं, बस और कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ कहानियां चल रही हैं। एनआरसी में नहीं छूटेगा कोई असली नागरिक, लंबा चौड़ा होगा। सबसे बड़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, क्या होता है फुल फॉर्म? नेशनल सिटीजन
ठीक है, सिंपली तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भारतीय नागरिक? सॉरी, एनआरसी। एनआरसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिटीजन? नागरिक किसे कहते हैं? पूरे साल देखो नागरिक की भाषा को लेकर कितनी लड़ाई चली है। नागरिक किसे कहते हैं? और जाके प्री का क्वेश्चन उठा के देखना कि उसमें जो है वो जो हमारे एनआरआई और पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और एनआरआई, इनके बीच के अंतर पूछा गया, किसको कौन से अधिकार प्राप्त होंगे। अभी आपने देखा ना बवाल हुआ कि जो दूसरे देशों के जो अल्पसंख्यक हैं उनको भारत की नागरिकता देने से क्या कर दिया गया, बिल अभी जो है उसको टांग दिया गया कि नहीं टांग दिया गया। तो सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नागरिक या सिटीजन से क्या तात्पर्य है? कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा, कौन सा राज्य अनुमोदित करेगा, कौन सा, इससे तुम्हें कोई लेना देना अभी नहीं। अपना दिमाग जो, अपनी एनर्जी मत खपाओ, ये बात की बात है। जब तक तुम एग्जाम देने पहुंचोगे तब तक पता नहीं क्या क्या हो चुका होगा। ठीक है, सिर्फ तुम्हें इसमें जो एक चीज है वो ये है, व्हाट इज सिटीजन। पहला चीज है, सिटीजन की परिभाषा क्या होती है? जो भारत में रहता सिटीजन है। अरे वाह, इसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है। ठीक है, इसके पीछे लंबी चौड़ी कहानी है। तो फिर अगर तुम ये जान जाओगे कि नागरिक किसे कहते हैं, तो तुम ये भी जानना पड़ेगा तुम्हें किस आधार पर नागरिकता निलंबित हो सकती है, खत्म हो सकती है कि नहीं। क्योंकि इसी के आधार पर म्यांमार को क्यों, जो आप रोहिंग्यास आए थे उनको नेशनल क्यों नहीं कह पा रहे हो? बांग्लादेशी जो है वो उनको जो है नेशनल क्यों नहीं कह पा रहे हो? ठीक है, और इसका जो दूसरा पहलू निकल कर आएगा, बोला जाता है कि भाई ये क्या है, ये राष्ट्रीय पहचान है, नागरिकता पहचान है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी? पहचान से क्या तात्पर्य है? क्योंकि तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे इकोनॉमिक्स में, तुम्हारी पॉलिटी में, मैं राम खिलावन हूं, इट डजंट मैटर। मैं गजोधर हूं, इट डजंट मैटर। ठीक है, यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ आइडेंटिटीज। तुम सामने खड़े रहो लेकिन तुम्हें सरकार दिखाई नहीं पड़ेगी। तो तुम्हारी, यू हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटीज। तुम्हारा जो नेशनल कार्ड, तुम्हारा वोटर कार्ड है, तुम्हारा पैन कार्ड है, तुम्हारा जो है वो आधार है, इट्स ऑल योर डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिटीज। तुम सरकार को बता, बोले मैं ही गजोधर हूं, मुझे मनरेगा पैसा दो, बोले कहां हो, मुझे तो नहीं दिख रहे हो तुम। ठीक है, यू हैव टू क्रिएट योर आइडेंटिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइडेंटिटीज? पहचाने किसे कहते हैं? क्लियर? चलो